Hello everyone, welcome to CRM IS. This is Shubham Tiwari, your current affairs teacher. तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे कि ट्रम्प hints to visit India soon, HALGE tie-up for Tejas, PM likely tour to Bhutan, wildlife board panel clears 12 key defense projects. तो ट्रम्प ने ये पहली बार दे दिया है हिंट की वो इंडिया विजिट करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहां उन्होंने मोदी जी को अपना दोस्त माना और बोला कि हो सकता है कि शायद मैं वहां पे विजिट करूं। जब किसी ने पूछा उनसे कि वुड यू लाइक टू विजिट इंडिया, तो ही सेड वेरी सून। तो ये बात हुई और HALGEG बता दे कि जनरल इलेक्ट्रिक है टाई अप फॉर तेजस। अब तेजस के लिए वो मशीनरीज गिफ्ट मशीनरीज देंगी ताकि मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव और मिल सके। PM लाइकली टू भूटान, भूटान और इंडिया के संबंध को और बढ़ाने के लिए PM साहब भूटान जाएंगे और इनिशिएटिव लेंगे जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वाइल्ड बोर्ड पैनल क्लियर्स द 12 की डिफेंस प्रोजेक्ट्स। अब वाइल्ड लाइफ बोर्ड है जो नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ को जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स है 12 डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हरी झंडी दे दी है। तो अब से अगर हम लोग शुरुआत में देखते हैं तो ये 4 आज की टॉपिक है। एंड आज मैंने लास्ट में एक ज़रूर ऐड किया है कि आज के दिन कुछ साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो मैं हर करंट अफेयर्स के क्लासेस में अब ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करने जाऊंगा कि उस तारीख को अगर मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूं तो उस तारीख की हिस्ट्री क्या है हमारी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रम्प हिंट्स टू विजिट इंडिया सून। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रम्प्स हिंट्स एट इंडिया विजिट नेक्स्ट ईयर, क्वाड समिट हैज़ टू वेट, कॉल्स मोदी a great man and a friend, he wants me to visit, I will be going there। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप क्या इंडिया विजिट करना चाहते हैं, क्या आगे उम्मीद है कि आप विजिट करेंगे। तो ही कॉल्स मोदी अ ग्रेट मैन, उन्होंने मोदी जी को बोला कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे दोस्त हैं मेरे, इसीलिए हो सकता है उन्होंने मुझे बुलाया भी है, तो हो सकता है कि शायद मेरा जाना हो, तो मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने दिखा कि ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइन अ ग्रेट मैन एंड वी स्पीक। तो अब इसमें ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में कोई की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैंने यहाँ पे रखा है। तो नेगोशिएटिंग अ मेजर बायलैटरल ट्रेड डील टू एड्रेस टैरिफ्स एंड ट्रेड इम्बैलेंसेस। हमें पता है कि 50% का जो क्या बोलते हैं 50% का जो टैरिफ लगा है हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर, उस विषय को भी लेके बात की जाएगी क्योंकि 50% टैरिफ एक बड़ा टैरिफ होता है। और अगर जब टैरिफ इतना बड़ा रहता है तो ट्रेड करने में एक दूसरे से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी लॉसेस का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम उनसे सामान खरीदेंगे 50% अगर दाम बढ़ गया हमारा उनका प्रोडक्ट का, तो हमें 50% और देना पड़ेगा। तो $100 का हम लोग शायद $150 दे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को रोकना, इन चीज़ों को कम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए टैरिफ्स हर कंट्री एक दूसरे पे रखता है क्योंकि उसका कुछ मेजर कंसर्न्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होते हैं उस कंट्रीज़ के, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए वो टैरिफ्स को रखा जाता है। ठीक है, सब कंट्रीज अपने अपने टैरिफ्स को रखते हैं कि हम इस कंट्री से इतना टैरिफ लेंगे, इस कंट्री से इतना टैरिफ लेंगे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन हुआ कि डिस्कसिंग इंडियाज रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड इनकरेजिंग एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। ये आपको इस जगह पे मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, न्यू दिल्ली फील्स दैट द ट्रेड डील विल बी ओके टू रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ tariff since India has also been reducing oil imports from Russia। अमेरिका के लिए अच्छा है कि भाई अब इंडिया भी रशिया से इंपोर्ट कम कर रहा है। इंडिया की मैंने अमेरिका के लिए बहुत खुशी है। तो मान के चलो कि अमेरिका हमेशा से ही चाहा है कि उसका धंधा बढ़े। हम लोगों ने कल का एक न्यूज़ देखा ब्रिक्स के लिए,
ताकि ब्रिक्स चाहता है कि भाई डी डॉलराइजेशन हम लोग अपनी इकोनॉमी में कर दे, कि हमारा डॉलर से लगभग कोई संबंध ना हो। तो इस चीज़ में अमेरिका बौखला जाता है पूरी तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो डीपनिंग डिफेंस टाइज इंक्लूडिंग आर्म्स सेल्स एंड कॉर्पोरेशन इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक, अब ये चीज सोचने वाली बात है कि ये इंडो पैसिफिक कहाँ से हुआ। तो हम लोग एक मैप बनाते हैं छोटा सा जिसमें ये करते हैं। तो ये जो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, ये नहीं है कि इन दोनों में संबंध होना चाहिए, दिस इज नॉट गोइंग टू डू। ओके, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ डीपनिंग द डिफेंसिव टाइज। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इंडिया, तो इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होता है, ठीक है। तो अमेरिका कहता है इंडिया को कि इंडिया आप हमसे सामान खरीद लीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। इंडिया अगर नहीं बोलता है तो वो जितना भी सामान है वो कम दाम में दे देगा किसको? पाकिस्तान को। ये जो दोहरा मापदंड है, इस चीज़ में अमेरिका कभी पीछे नहीं हटाया और आगे भी चल के ये कभी पीछे हटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं उम्मीद है इस चीज़ के लिए। और इंडिया और पाकिस्तान में जब हुआ तो इंडिया को बोला गया कि इंडिया प्लीज आप लोग सीज फायर कर दीजिए, क्योंकि ट्रम्प को पूरी तरह डाउट था कि इंडिया विल अटैक न्यूक्लियरली टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नस्तनाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान वो गुंडा है जो कि अमेरिका पाल के रखा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो वो पाकिस्तान में अपना एयरबेस बनाएगा, इंडिया पे नजर रखेगा। पॉसिबिलिटीज है, ये दोहरा मापदंड है, दोगलापन है, इस पे हम लोग अभी उतना नहीं जाएंगे। तो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन स्पेशली इन एआई इनोवेशन एंड स्पेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी मतलब जोर शोर से है, अपना जोर पकड़ चुका है पूरी तरह। लेकिन अब क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, हम लोग रोज़ इस चीज़ के लिए न्यूज़ में सुनते हैं। तो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, अब कोई भी चीज़ में आप एआई ला दोगे तो भाई किसी का नौकरी चला जाएगा। तो ये सब चीज़ कहने की बात है, कुछ जगह पे ऐसा है अभी। आप अगर ऑफिस में ही बैठे हैं, अगर ऑफिस में अगर चिट्ठी लिखने का मन किया तो टॉपिक दिया, आपका चिट्ठी लिख दिया है, लेटर लिख दिया, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, जो लिखवाना है आप लिखवा सकते हैं, जो काम कराना है करा सकते हैं। तो एआई ऐसे करता है। तो किसी भी चीज़ के लिए इनोवेशन है। आप एआई को अगर आप टैकल में दे देते हो तो एआई क्या करता है कि उस चीज़ को आप काम करने में हेल्प करता है। तो एआई कैन रिड्यूस 20% ऑफ योर वर्कलोड विच इज़ वेरी गुड। ऑन एआई अगर हम लोग इनोवेशंस में लाए, स्पेस में लाए, तो दैट इज़ रियली ग्रेट फॉर द टेक्नोलॉजी। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है अमेरिका का इंडिया टाई अप के लिए। तो उसके बाद देखते हैं कि रिव्यूइंग वीज़ा एंड स्किल्ड वर्कर पॉलिसीज टू इम्प्रूव पीपल टू पीपल टाइज। अब एक चीज़ आपको याद होगा कि हमारा जो H1B होल्डर्स जो थे वीज़ास के, वो आपने देखा होगा कि ये चीज़ कहाँ पे हुआ था। वी ऑल नो दैट, कैसे क्या था क्या नहीं था, आपने पिछला क्लासेस में आपने देखा होगा। यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अब इस चीज़ को वो चाहते हैं कि अब रिव्यू किया जाए, है ना। ये एक मतलब मान के चलिए कि ये एक एजम्पशन है ना, एजम्पशन हो सकता है, ये जो बोल सकते हैं आपका एजम्पशन के बाद अवधारणा, हिंदी में अगर बोलते हैं तो अवधारणा इसको कह सकते हैं। तो अवधारणाएं हैं, ये सारे चीज़ है कि ये सारे अवधारणाएं पे ही बने हैं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, कुछ पुराने बातों को एक जगह लेके समेटा गया कि हाँ ये सब हो सकता है। तो इसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ा कि पहले से हमारा संबंध कैसा था। ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है कि पहले से हमारा संबंध क्या था, पहले कौन कौन से मतलब क्या क्या चीज़ों पे ट्रम्प ने पहले बोल चुका है, वो सारा चीज़ हम लोग देखे, है ना। उस बेस पे ये चीज़ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने एनालिसिस करके रखा कि हाँ ये सारे चीज़ पे बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज थ्रू क्वाड एंड रिस्पॉन्स टू चाइना। अब क्या है कि ब्रिक्स जो आपने देखा, ब्रिक्स में इंडिया का दबदबा है, रशिया का दबदबा है, चाइना का दबदबा है, ठीक है। इन 3 देशों का दबदबा है। टैरिफ जो वॉर चल रहा है चाइना के बीच में, अभी क्रिसमस आने वाला है
तो कुछ ऐसे वाला हाल होने वाला है अमेरिका का, बिल्कुल होने वाला है। तो अब क्या चाहते हैं ना कि अमेरिका हमेशा से, देखो आप अगर कहीं बाहर जाते हो, है ना, एक ही टाइप का एक ही सामान बेचने वाले अगर 4 दुकान है ना, तो वहाँ पे एक आदमी रख देते हैं कि कस्टमर को बुलाने के लिए, भाई जल्दी आओ हमारे यहाँ से लो। तो अमेरिका का भी यही है, पीस डील करना है हमसे करो, है ना, बंदूकें खरीदना बारूद खरीदना हमसे खरीदो, जो कुछ करना है हमसे खरीदो, घूमने आना हमारे यहाँ आके घूमो, भले इंडियंस का इज्जत हो या ना हो, वो गया भाड़ में, बट यहाँ पे एक दोहरा मापदंड इसको अपनाना है। ठीक है, तो ये लोग चाहते हैं कि चाइना से जो रिस्पॉन्सिव है ये सारे चीज़ को उन लोगों को कम कर दे, रिस्पॉन्सेज टू चाइना। ठीक है, तो इसमें इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें व्हाट वी एक्चुअली सी। तो अगर बोला जाए इन इन कॉर्पोरेशन विद द क्वाड, तो क्वाड में 4 देश आते हैं। ठीक है, यूएस आ गया, इंडिया आ गया, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। ठीक है, तो इसको किस लिए करते हैं, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। यूएस हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। मैप में अगर आप देखोगे तो ये सारे अगल बगल है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, तो ये आ गया पहला चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि हर जगह मैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर घुसा दूंगा, तो दैट इज कंप्लीटली वेरी डिफरेंट। तो अब इस मैप का जरूरत पड़ा था कि यहाँ पे हमारा यूएसए है, यहाँ पे हमारा जापान है, यहाँ पे मान के चलो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ मान सकते हो इंडिया है। ठीक है, मान सकते हो यहाँ इंडिया है। ठीक है, तो ये 4 देश है क्वाड, जिसे क्वाड नेशंस यहाँ पे जो वर्ड है मैंने उस पर बताया। रिस्पॉन्स टू चाइना, जापान भी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर वेरी कोऑपरेटिव डूइंग द ट्रेड्स अ फ्यू स्ट्रैटेजिकली। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली, आई एम नॉट टेलिंग वेरी सूदिंगली, दे आर वेरी डूइंग स्ट्रैटेजिकली। जापान का हमेशा डील करने का बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रहा है ना, और जापान काफ़ी अपने नॉर्म्स को अच्छी तरह फॉलो करता है। जापान इज़ वेल डिसिप्लिन एंड वेल स्टैब्लिश। ठीक है, और वो भी अमेरिका का ही, समझ रहे हो आप। ठीक है, and promoting cultural health and educational exchange between the countries। ओके, तो अमेरिका से ऐसा क्या कल्चर है जो आप मतलब एक्सचेंज करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशनल एक्सचेंज में समझ में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पढ़ाई का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है, और सब चीज़ का ज़माना ही ज़माना भरा हुआ है। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या चीज़ हम लोग एक्सचेंज करेंगे, इंडिया से तो काफ़ी चीज़ एक्सचेंज किया जा सकता है, अमेरिका से कल्चर एक्सचेंज नहीं कर सकते, इतना कल्चरल चीज़ नहीं है। इंडिया से कल्चरल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सचेंज में हो सकता है हेल्थ एंड एजुकेशनल, बिकॉज हमारा हेल्थ और एजुकेशनल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां अभी भी लोग काफ़ी टैलेंटेड है, बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, हमारे पास एक्चुअली उस सोच का कमी नहीं है, हमारे पास करप्शन का बहुत बढ़िया दबदबा है इस नेशन में। इस जगह पे यहाँ पे कुछ हद तक मात खा जाता है। आप हेल्थ केयर सेंटर आप देख लीजिए, हेल्थ केयर सेंटर के लिए ज़रूरी है। अब कहीं ऐसी जगह, कहीं ऐसे मैं कहीं कल जा रहा था, कल जाने के बाद एक चीज़ पता चला कि एक मैं ऑटो में बैठा, ऑटो में बैठ के मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि मैं कल औरंगाबाद गया था। एक इंसान से ऐसे ही रूबरू हो गया मैं, तो वहाँ पता चला कि वो इंसान अभी गए हुए थे परसों औरंगाबाद के लिए, वहाँ 2 घंटे लाइन में मतलब बैठे रहे, तब जाके कोई ट्रांसपोर्ट का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आया। अब वहाँ पे कई ऐसे जगह गांव हैं जहाँ पे हेल्थ केयर तो क्या, ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई साधन नहीं है। तो दिस इज ट्रूली डिसहार्टनिंग एंड a matter of concern for the people of like the places which are actually backward, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये बिहार में ही हो, मैक्सिमम स्टेट्स में हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं, है ना, उड़ीसा में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल का कैपिटल कहाँ है, साउथ में है, नॉर्थ वाले वंचित रह जाते हैं, है ना। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, एकदम कोस्टल एरिया में है,
सेंट्रल वाले जो महाराष्ट्र में है वो लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए ये तो क्या बोलते हैं कि लोगों का एक सोच है, लोगों का अवधारणा है, और ये हमारा भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अवधारणा बना हुआ है। तो इस पे उतना विचार नहीं करते। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है पीएम भूटान विजिट लाइकली सून, एनर्जी कनेक्टिविटी ऑन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू विजिट भूटान नेक्स्ट वीक फॉर हिज 4th ट्रिप टू द हिमालयन नेशन सिंस 2014। अब इसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल है ना। इसको पढ़ना मतलब इतना लंबा चीज़ है, मैं चीज़ों को आसान कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही चीज़ों को आसान किया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट्स ले आके रख दिया, पूरा न्यूज़ का एक ब्यौरा, इसके अलावा कुछ नहीं है न्यूज़ में, ठीक है। क्यों विजिट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे कि इनॉग्रेशन ऑफ 1020 मेगावाट पंचशू गुंचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बूस्टिंग भूटान्स एनर्जी एक्सपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन विथ इंडिया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अगर मान के चलिए हिमालयन नेशन में, आप नेपाल चले जाइए, नेपाल में हाइड्रो पावर है, थर्मल बहुत ना के बराबर है। थर्मल क्यों ना के बराबर है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, वो वाटर रिसोर्स में बहुत आगे हैं, लेकिन उनके पास जनरली कोई रिसोर्स नहीं है। भूटान का भी कुछ ऐसा मोटा मोटा हाल है, भूटान इज वेरी गुड प्लेस देन नेपाल, ठीक है। इफ़ यू एवर गेट अ चांस यू विजिट भूटान, बट अगर फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट सिस्टम्स बंद हो जाते हैं और आपको सीधा पायलट्स के भरोसे आपको लैंड कराया जाता है वहाँ पे। तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग एंड दैट इज़ वेरी एडवेंचरस थिंग। तो इस पर अभी नहीं जाके हम लोग वापस सब लोग टॉपिक पे आते हैं कि इनॉग्रेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुआ है और भूटान को एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए कॉपरेशन विथ इंडिया, ठीक है। इंडिया से अपना कॉपरेशन मिला, वो लोग वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कर पाए, बना पाए। ये ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। कैसे, जैसे आज का एक न्यूज़ है कि HALGE टाइप होता है, क्यों? क्योंकि डिफेंस का जो टेक्नोलॉजी है वो तेजस को देना चाहता है, ताकि तेजस उस चीज़ को मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत उसको और स्ट्रॉन्ग कर सके। वो सर्विसेज GE देने वाला है, तो ठीक उसी तरह इंडिया भी हमारा सर्विसेज दे रहा है, उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, लोन पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि बिजली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है समय के हिसाब से, है ना। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन द 70th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ फॉर्मर किंग जिग्मे सियांग वांगचुक, हाईलाइटिंग कल्चरल एंड सिंबॉलिक टाइज। जब हमारे यहाँ भूटान के जब एक आए हुए थे, तो उन्होंने एक चीज़ बोला था कि जो कपड़ा पहनते हैं वो लोग, है ना, दे हैव द बिगेस्ट पॉकेट। तो उन्होंने व्यंग में ही अगर बोला जाए तो कहा था, तो उन्होंने अपना ऐसे करके ऐसे निकालते, पेपर निकालते, पेन निकालते, जब बहुत अच्छे से। एंड द पर्सन ऑफ द भूटान आर रियली वेरी जनरस एंड डाउन टू अर्थ पीपल। तो वहाँ की जो कल्चर है हाईलाइटिंग कल्चरल एंड सिंबॉलिक टाइज। तो अगर हम मान के चलो कि आप अगर किसी दूसरे देश में जाते हो, ठीक है, और आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको उसी स्टेट का इंसान अगर वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपका एक हो जाता है ना, अब यार विचार मिल रहे हैं, स्टेट मिल रहे हैं, बढ़िया चीज़ है ना, ये चीज़ होता है ना। तो वही चीज़ होता है कि जब पार्टिसिपेशन 70th बर्थडे है, सेलिब्रेशन है किंग जिग्मे सिंगिंग वांगचुक का, तो वहाँ पे कई सारे प्रोग्राम होंगे, कल्चरल इवेंट होंगे, जो चीज़ एक इंडिया और भूटान के टाइज को काफ़ी मजबूत करने में वो चीज़ हेल्प करेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, रिव्यू एंड प्रोग्रेस असेसमेंट। यहाँ पे ध्यान देना, रिव्यू एंड प्रोग्रेस असेसमेंट ऑफ न्यू रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लिंकिंग असम कोकराझार एंड किलेपू एंड वेस्ट बंगाल बनारहाट समसे टू भूटान, enhancing regional transport and trade। अब हमें पता है कि यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी है। अब
अभी अभी हम लोग को पता चला कि मिज़ोरम के लिए भी ट्रेन खुली, मिज़ोरम से भी अब ट्रेनें जा रही हैं, आ रही हैं। रेलवे जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुका है हमारे खुद इंडिया में। इंडियाज़ में ट्रेन चलती है आपका जो दूसरे देश में जाती है, जैसे हमारे बांग्लादेश में है ना, ढाका जाती है, क्या नाम है, मैत्री एक्सप्रेस है फॉर एग्जांपल। तो वैसे ही नेपाल से भी हमारा टाई अप है। सिम आई थिंक सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंटेनर पोर्ट, कंटेनर प्लेटफॉर्म, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट वो चीज़ है। गोरखपुर से भी है, सीतामढ़ी साइड से भी है जो रोडवेज है, रक्सौल साइड से है जो बीरगंज की तरफ जाती है। तो देर आर फ्यू ऑफ द कनेक्टिविटी जो रेलवेज कनेक्टिविटी है। नेपाल में रेलवेज नहीं है, इंडिया के ही थ्रू वो लोग अपना ट्रेडिंग करते हैं। तो कोकराझार एक असम में जगह है और वेस्ट बंगाल में बनारहाट एक जगह है जो कि भूटान को अलग अलग जगह से कनेक्ट करता है। और अगर रेलवे कनेक्टिविटी हो जाता है तो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग बिजनेस। हम लोग भूटान को काफ़ी हेल्प कर पाएंगे, भूटान से काफ़ी चीज़ हम लोग ले पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वो काम प्रोग्रेस में है, अभी वो काम चल रहा है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो रोडवेज को अभी उतना ये नहीं किया गया, रेलवेज को अभी उस चीज़ को देखा गया है, ठीक है। Strengthening economic and development cooperation, including reviewing India's financial assistance like 13th 5 years plan, ठीक है। 13 5 year plans को अगर हम लोग देखें इस चीज़ को, तो ये चीज़ क्या हम लोग हर बार ये चीज़ का प्लानिंग होता है, ठीक है। तो एक डेवलपमेंट कॉपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो रिव्यूइंग व्हाट वी से लाइक इंडिया, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो रिव्यूइंग इंडियाज फिनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो लाइक जब 5 year प्लान का करते हैं, 13 5 year प्लान का है, तो उस ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि असम वाला और वेस्ट बंगाल वाला जो रेलवे कनेक्टिविटी का जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, उसमें वो लोग जो फिनेंशियल हेल्प होता है तो वो चीज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है reinforcing India's neighborhood first policy and counterbalancing external influence, notably China, by reaffirming Bhutan's importance in foreign policy. तो ये एक मुद्दे वाली बात है, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट, तो जब हम लोग एशियन देश के बारे में हम लोग देखते हैं, एशियस के देश में देखते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं ना, आप अगर घर पे अब कहीं पे भी आप रहते हो तो आप कोशिश करते हो ना कि आपके पड़ोसियों के साथ थोड़े संबंध अच्छे हो, भले हो ना हो वो अलग बात है। आंटियाँ आ जाती हैं और बोलने लगती हैं कि इनका लड़का क्या करता है, कुछ नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है ना, जो निगेटिव टाइप की आंटियाँ होती हैं। तो वो सब चीज़ साइड में रखा जाए, उन सब चीज़ों को, है ना। और एक चीज़ देखा जाए कि हमने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और नोटेबली चाइना के साथ आदमी जो काउंटर बैलेंसिंग होता है, काउंटर बैलेंसिंग है जैसे जब छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो चाइना हमेशा से ही क्लेम करता है। जब हम लोग अरुणाचल वाला जब ट्रीटी साइन हुआ था, साइन नहीं हुआ था, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। ये जो बात हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चाइना, यानी नेशन फर्स्ट, हम लोग को सबको मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। स्पेशली चाइना को तो ज़्यादा मिलजुल के रहना पड़ेगा, है ना, अगर वो सब अच्छा संबंध बनाना चाहता है सब देशों से। तो नोटेबली चाइना इसमें क्यों कहा गया है, नोटेबली चाइना इसीलिए कहा गया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक छोटा हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश का ट्रीटी साइन होने वाला था, तो 3 ऐसे लोग थे जो साइन करने वाले थे। अरुणाचल प्रदेश था, तिब्बत था और चाइना था। तो अगर ये 3 देश, सॉरी, इंडिया, चाइना एंड तिब्बत, तो अरुणाचल प्रदेश पे साइन होने वाला था, तो इंडिया ने साइन कर दिया, चाइना ने साइन करने से मना कर दिया, तिब्बत ने साइन कर दिया। चाइना से क्यों मना किया चाइना? क्योंकि बोला कि यार अगर मैं इसको साइन कर दूंगा ना तो तिब्बत एक अलग नेशन कहलाएगा, है कि नहीं।
अगर मैं चाइना सोचता कि अगर भाई मैं साइन कर दूंगा तो एक अलग नेशन हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत तो हमारा है ना। तो तिब्बत पे भी कब्जा करने चाहे और चाइना मानता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा वो हमारा है ना। 65 या 63 में जो हुआ डोकलाम में जो है, जो कन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना का, डोकलाम वाला हमने काफ़ी चर्चित रहा था 2020 में। उसमें भी आप देख सकते हैं भूटान वोटान साइड के एरिया में, वो शायद सॉरी सिक्किम उक्किम साइड के एरिया में था वो डोकलाम वाला जो एरिया था, है ना। तो उसमें भी आप लोग ये चीज़ देख सकते थे कि कैसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वे व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड दोज एरिया। ठीक है, ओके okay, now let's go to the next point. Discussion on expanding partnership in digital connectivity, education, healthcare, skill and development and capacity building. मैं यहाँ पे एक छोटे से शहर में बैठा हूँ, मेरी वीडियोस आप लोग पूरे इंडिया में देख रहे हो, ठीक है। अब ये चीज़ सोचो, डिजिटल कनेक्टिविटी है हमारा, क्या चीज़ पर्पज से देख रहे हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अभी रुक जाओ, स्किल डेवलपमेंट आप अभी कर रहे हो अपना, हर दिन मेरी वीडियोस देख के आप अपने स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी अगर अंग्रेजी में बोलने लगूँ तो उसमें आप कई सारे ऐसे वर्ड है जहाँ पे आप सोचने में पड़ जाओगे कि ये कौन से वर्ड है। तो वोकेबलरीज को डेवलप करो, स्किल्स को डेवलप करो। और भूटान के साथ जो बातें होनी है, डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे जियो जब से आया है तब से हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी की तो एकदम मज़ा आ गया। उसकी वजह से कई सारे जो नेशंस, कई सारे जो कंपनीज हैं वो उन्होंने अपना दाम घटा दिया, कई सारे डूब गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन पार्टनरशिप एंड एजुकेशन इन्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर को काफ़ी मात्रा में उसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, छोटे छोटे जगहों से आपको हेल्थ केयर में रखना पड़ेगा, लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट करना पड़ता है। और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी एक टीम वर्क लेके उस चीज़ को आदमी को चलना पड़ेगा, ठीक है। और एक जागरूक नागरिक की तरह आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ आप गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, हर चीज़ पे आप सिविल सर्वेंट्स पे नहीं छोड़ सकते, आपको खुद को भी ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद चाकू से खेल रहे हैं तो आपका हाथ कटने का डर है ना। जब तक ज़रूरी ना हो, सब्जी काटने के लिए भी संभाल के काटना पड़ता है। हाथ कट गया, गवर्नमेंट का हाथ है ना। हाथ जल गया, सिविल सर्वेंट्स के क्यों नहीं कुछ किया। तो कुछ अपना इनिशिएटिव होता है, तो उस इनिशिएटिव्स को लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सपोर्टिंग भूटान सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स सच एज माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट गिल्पू एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ओके, समझ में तो आ ही गया होगा। Reviewing border management and enhancing security coordination along with India Bhutan frontier। फ्रंटियर मतलब तो हमें पता ही है क्या है। अब भूटान के साथ हमारे रिश्ते ठीक है, अच्छा है, मतलब कोई बुरा रिश्ता नहीं है, बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। तो इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए, इस और अच्छा इन्हेंस करने के लिए और सिक्योरिटीज़ के लिए देखा जाए तो अच्छा है, ताकि कोई अराजक तत्व वहाँ से घुस के इंडिया ना आ सके और इंडिया से वहाँ नहीं जा सके, ठीक है। इस चीज़ के लिए जो भूटान के जो फ्रंटियर साइड्स हैं उसकी काफ़ी सिक्योरिटी को इन्हांस करने की बहुत ज़रूरत है। प्रमोटिंग पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप थ्रू स्कॉलरशिप, यूथ एक्सचेंज एंड कल्चरल कोलैबोरेशन। हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ के बारे में बात भी किया था, ठीक है। तो आपको तो समझ में आ गया है कि इस न्यूज़ में हमारा क्या क्या की पॉइंट्स था, और इतने सारे पॉइंट्स था, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स था और मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इस न्यूज़ को। अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ओके, नाउ HAL GE इंक डील फॉर सप्लाई ऑफ इंजन्स टू पावर तेजस। ये चीज़ अभी अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। कौन सा था यहाँ पे, तेजस MK1A, ठीक है, विच इज़ एयरक्राफ्ट LCA पोस्टेड विच वॉज पोस्टेड ऑन X। आप X में भी जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ अब नहीं जाके मैंने जो की पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप किया है
उस चीज को आप देखिए कि HAL साइंड 1 बिलियन एग्रीमेंट विथ GE एरोस्पेस। GE एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्लाइट्स के बड़े बड़े इंजन्स बनाती है, जैसे रोल्स रॉयस बनाती है वैसे GE बनाती है। जी का साउंड बहुत अच्छा लगता है सुन के, रोल्स रॉयस बहुत पावरफुल इंजन बनाते हैं। टू इम्प्रूव एंड प्रोक्योर 113 F404 GE IN20। ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपको। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 1 बिलियन का जो एग्रीमेंट हो गया GE एरोस्पेस के साथ, अब इम्प्रूव करना है एंड प्रोक्योर जो जेट इंजन हैं उनको। ठीक है, और ये इंजन कहाँ लगे रहते हैं? तेजस में लगे रहते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स तेजस MK1A लाइट कॉम्बैट आर टू इम्प्रूव्ड एंड पावर्ड द। ठीक है, तो ये जो तेजस MK1A है वो जब साइन हुआ एरोस्पेस से, तो उस चीज़ को अब और इम्प्रूव करने का विचार है, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव है, उसको और पावर देने का विचार है। ये सारी चीज़ पे ये एग्रीमेंट हुआ है। तो द डिलीवरीज आर प्लान फ्रॉम लाइक 2027 टू 2032। ठीक है, ये चीज़ प्लान किया गया है कि वो जो जैसे मान के चलो ठीक है, आप एक कार खरीदते हो। ठीक है, आप एक मॉडिफिकेशन वाले एक जगह में जाते हो जहाँ कार को मॉडिफाई किया जाता है। आपने एक बेस मॉडल खरीदा कार का, अब सोचोगे कि यार कार में म्यूज़िक का कमी है, म्यूज़िक लगाओ। कार में GPS चाहिए, GPS लगवा लिया। सीट्स थोड़े अनकंफर्टेबल हैं तो एक सीट्स भी बदली कर लिया। उसके बाद साइलेंसर से बहुत कम आवाज़ आता है, एक काम करते हैं भ्रूम भ्रूम वाला आवाज़ लगा देते हैं, साइलेंसर बदल दिया। तो वो चीज़ है, यू आर इम्प्रूविंग योर कार। तो ठीक उसी तरह ये जो एग्रीमेंट हुआ है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, और इनिशिएटिव लिया गया कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में जो लास्ट वाला जो पॉइंट है कि दिस एग्रीमेंट स्ट्रेंथन्स इंडियाज इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड अलाइंड विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, द डील इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज। न्यूज़ पढ़ो आप, न्यूज़ में काफ़ी टेक्निकल चीज़ में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसका जो पूरा समरी है वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया, क्योंकि क्यों ऐसा इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। ठीक है, ओके, या नाउ इट्स मेक इन इंडिया जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि यार वी आर इम्पोर्टिंग थिंग्स। बट अच्छी क्यों है? वी आर इम्पोर्टिंग द टेक्नोलॉजी, वी आर इम्पोर्टिंग द आइडियाज़ एंड मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सर्विस। ठीक है, सपोर्ट सर्विस है, मान के चलो आपने एक टीवी लिया, टीवी ख़राब हो गया, सर्विस चाहिए ना, सपोर्ट सर्विस। फ़ोन करोगे, आपने सिस्टम लिया, कंप्यूटर लिया HP से या डेल से, तो उसका सपोर्ट सर्विस में आप फ़ोन करोगे कि हाँ मेरे सबको कुछ दिक्कत आ रहा है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और ये करिए, तो वो लोग आएंगे मेंटेनेंस के लिए, सपोर्ट सर्विस के लिए, वो सब आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ जो एग्रीमेंट है, इन एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें थी जो कि एग्रीमेंट हुआ, और $1 बिलियन का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मेक इन इंडिया एंड फॉर इंडिया डिफेंस ऑल्सो। ठीक है, तो ये सवाल डिफेंस पे, ये आज का न्यूज़ हो गया डिफेंस पे। ठीक है, अब अगली न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। ओके, आप यहाँ देखिए कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड पैनल क्लियर्स 12 की डिफेंस प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख। ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। अब ये देखा जाए, पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, PLA पीपल लिबरेशन आर्मी। ओके, द इंक्रीजिंग असर्टिवनेस ऑफ द पीपल लिबरेशन आर्मी। ठीक है, मैंने कुछ छोटे छोटे जो वर्ड्स थे उनको ये कर दिया। ठीक है, पहला चीज, अब इसको देखते हैं। ओके, ओवर हियर इज FASF लाइक फॉर्मेशन एम्यूनेशन स्टोरेज एंड फैसिलिटीज। ठीक है, FASF। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट्स बनाया है यहाँ पे ताकि आपको ये पूरा न्यूज़ समझने में आसानी हो।
ठीक है। द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ SCNBWL approved 12 key defense projects in Ladakh, including forward aviation based artillery regiments, ammunition storage, and border outposts within ecologically sensitive sanctuaries like Changtang Cold Desert and Karakoram Wildlife Sanctuaries. ये चीज़ काफ़ी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए है, ठीक है। जैसे कि लाइक फॉरवर्ड बेस है, आर्टिलरी यूनिट्स है दिखा हुआ है, और एम्यूनेशन स्टोरेज के लिए। लेकिन एक दिक्कत क्या होता है ना कि ये सब इन्वायरमेंट का खास ध्यान रखते हुए किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा, अब एक चीज़ है कि इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है। कई जगह पे जहाँ पे ये है वहाँ पे ड्राई डेजर्ट है। अब ड्राई डेजर्ट क्यों है, ठंडा डेजर्ट बोल सकते हैं। अरे भाई कश्मीर है, पहाड़ है, एल्टीट्यूड है, ठंड तो बढ़ेगी ही ना। अरे जहाँ -50 और 60 डिग्री पे टेम्परेचर पे चली जाती है वहाँ आप क्या बोल सकते हैं उस पर आप, है ना। इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि वाइल्ड लाइफ और नेचर को नुकसान किसी भी प्रकार का ना हो। पहला चीज़, डिफेंस और नेचर दोनों को जो बैलेंस है वो मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है ना, कि भाई हम जो कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को किसी भी कीमत पे आपका मतलब व्हाट यू से हैम्पर नहीं हो, ठीक है। तो जो पहला हम लोग पॉइंट पढ़े कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो लद्दाख के प्रोटेक्टेड एरियाज में 12 डिफेंस प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया, ठीक है। जैसे आर्मी कैंप्स है यहाँ पे देखा, आर्टिलरी बैटरीज देखा, बॉर्डर आउटपोस्ट देखा, और ये सब कहाँ है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के ये में, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, प्रोजेक्ट सच एज ट्रेनिंग नोट एट तारा एंड आर्टिलरी बैटरी इन लेह एंड ब्रिगेड headquarters at Chushul are aimed at boosting military preparedness amid tension with China। तो ये जो प्रोजेक्ट है चाइना के बढ़ते हुए प्रेशर के समय मिलिट्री जो रेडीनेस होना चाहिए और बॉर्डर प्रोटेक्शन जो है, इन चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इस स्टेप को लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ के लिए लिया गया है, बॉर्डर प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उस एरिया में जहाँ पे है वहाँ पे ज़रूरी भी है, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि आप इस न्यूज़ में पढ़ोगे, LAC लिया हुआ है, वहाँ पे चाइना का कुछ डिस्प्यूट है और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला अगर हम लोग आते हैं, द क्लियरेंस कम्स विद अ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना, द क्लियरेंस कम्स विद स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड रिक्वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है उस चीज़ को ऑफ मिटिगेशन प्लान्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड्स एंड चीरू, इंक्लूडिंग एनिमल passage structure and regulated operational protocols। न्यूज़ से ही उठाया, ठीक है, लेकिन इसको आसान कर देता हूँ। मेरा काम है कि इन्वायरमेंटल सेफगार्ड जो है वो लगाए जाएंगे, जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ है, पैसेजेस एंड साउंड पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो स्नो लेपर्ड एक जानवर है, स्नो लेपर्ड, और जो दूसरे जो एनिमल्स हैं वो इन सब चीज़ से सेफ रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो असम का अगर हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ा, जो रेलवेज बना रहे हैं, तो असम में एक काजीरंगा जो है उसमें उसके बीचों बीच से ट्रैक गुजरती है। तो कई दफ़ा जो हाथी है, एलिफेंट्स है, वो ट्रैक पे आ जाते हैं और ट्रेन के साथ उनका डैश हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दर्द में रहते हैं, बहुत कई दफ़े तो उनकी मौत भी हो जाती है। बहुत दुखद ये चीज़ लगता है जब तड़पता हुआ किसी एक जानवर को उस जगह पे देखा जाए, है ना। वो बेचारा तो सिर्फ रेल लाइन क्रॉस कर रहा था ना,
उसको कहाँ कुछ आइडिया था कि उसके सामने से एक ट्रेन आएगी और ट्रेन उसे धक्का मार देगी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्हें उसे कुछ पता नहीं था। और हाथी हमारे हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी पूजनीय होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, बट सब चीज़ का, इन्वायरमेंट का, वहाँ पे एनिमल्स का, ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए कहे कि स्नो लेपर्ड्स एंड चीरू इंक्लूडिंग एनिमल्स पैसेज स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटेड ऑप्शनल ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स, मैंने अपना जो प्रोटोकॉल है वो भी मेंटेन रहे और एनिमल्स को भी कोई हैम्पर नहीं हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत या मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। The Ministry of Defense must coordinate with wildlife authorities and appoint armed forces officials as honorary wildlife wardens to ensure ongoing conservation alongside infrastructure and expansion। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री को वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स के साथ मिलके काम करना होगा। ये तो हमारा उद्देश्य है, ये न्यूज़ का ही उद्देश्य है। और आर्मी ऑफिसर्स को ऑनररी वाइल्ड लाइफ, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, वार्डन्स बनाया जाएगा जो कंजर्वेशन इंश्योर करने के लिए। तो एक हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, ठीक है, उसको बनाया जाएगा टू इंश्योर ऑनगोइंग कंजर्वेशन अलोंगसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग हर चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ का, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मस्ट कोऑर्डिनेट भी उन्हें करना पड़ेगा। तो कई सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे सीधा गए और आप ये चीज़ कर दिए, वहाँ पे आप बना दिए, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, है ना। तो इस चीज़ के साथ आज का ये जो सेशन है वो न्यूज़ का सेशन ख़त्म होता है। और आज का जो हिस्ट्री है हमारा, जो 8 नवंबर था 2016 में जो नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो 8 नवंबर को हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था उस समय और घोषणा की थी कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, उनके बदले 500 और 2000 के नोट संचालन में आ जाएंगे। कितना दिक्कत था, लोग लाइन में लगते थे, लोग एटीएम के लाइन में लगते थे, बाद में पता चलता था कि ठेके का लाइन है ना, वाइन शॉप का लाइन है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था, जो मुख्य मकसद था, वो काला धन को खत्म करना था, है ना। तो नकली नोट को बंद करना तो ठीक है यार, और डिजिटल पेमेंट जो हम लोग आज यूपीआई को देख रहे हैं, वो उस चीज़ को बढ़ाना था। तो काला धन सच में खत्म हुआ, मैंने एक प्रोबेबली एक विवाद रह गया, ठीक है। और नोट बंद करना, नकली नोटों को हटाना, कुछ हद तक ये चीज़ आपका, ये इकोनॉमिक्स का है। जो नोटबंदी हुआ और काला धन को, इसको जो ख़त्म करने का कोशिश किया गया, ये कुछ हद तक सफल भी रहा, जो काउंटर फिटिंग को टैकल कर रहा था, ठीक है। डिजिटल लेन देन तो बढ़ ही रहा था, ये चीज़ तो बहुत अच्छा था कि डिजिटल लेन देन, हम लोग डिजिटल पेमेंट है। उस समय के दौर में हमारे पास पेटीएम था, आज के दौर में हमारे पास फ़ोन पे है, गूगल पे है, और अलग अलग तरीके का हर बैंक अपना यूपीआई निकाल दिया है। तो अर्थव्यवस्था पे भी काफ़ी असर हुआ था। तो शुरुआती में मंदी आया, है ना, दीर्घकालीन सुधार जो चाहिए था वो काफ़ी लंबा, मतलब हमें काफ़ी लंबा समय लगा उस चीज़ को रिकवर करने में। अब देखो, नोटबंदी से हम लोग को एक चीज़ पता चला कि यार कम पैसे में भी हमारा गुजारा हो सकता है ना। तो जो इसका पर्पस था, जो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट था, कि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया इसका, है ना, क्योंकि अधिक लोग अपना कमाई का हिसाब देने लगे, बैंकों में लाइन में लगने लगे कि भाई हमारा बदलाए दो यार, बहुत मुश्किल में है, बदलाए दो, जीपे ले लो। उसमें जीपे नहीं था। और डिजिटल पेमेंट्स को जो वृद्धि हुआ वो तो एक बहुत अच्छा था। और नकली नोट लेके जो आतंकवादी घुसते थे, तो आतंकवादियों का जो धन का जो सप्लाई चेन था वो पूरी तरह इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और असर तो पड़ा था कि जैसे छोटे रोजगार, छोटे जो व्यवसाय हैं उन पे एक असर पड़ा। इसी के बदले वो
गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर दिया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो काफ़ी खतरे में आ गया है, तो उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, है ना। और लंबी कतारें लगी। मैंने बताया कि ठेके की लाइन में लोग लग जाते थे, बोलते सोचते थे कि यार ये तो एसबीआई बैंक का एटीएम का लाइन है। तो इसे मतलब दुनिया भर में इसको या मतलब सबसे बड़ा नगद संकट माना गया था, और गरीब जो वर्ग था उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये था आज का हिस्ट्री जो कि हम लोग देखे। नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन 2016 कब था? 2016 में था। और आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आज थोड़ा मेरा गला खराब रहा था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ऑल वेरी मच, और ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।